फंड सही है, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या इसको और सही बनाया जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स। और इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, ताकि आप मेरी सारी बातों को रिलेट कर पाए और देख पाए कि हाँ, ये सब बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 5 म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजीज जो आप अपने लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और अपना सारा ध्यान मेरी बातों पर और इस वीडियो पे बनाइए। फाइंड योर पोर्टफोलियो। अच्छा, इस चीज के बारे में बात करने से पहले एक एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ एक जापानीज रेस्टोरेंट में गए। उस जापानीज रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा? सबसे बड़ा रिस्क यही होगा कि आप सब लोग एक ही डिश एक साथ ऑर्डर करते हैं। अगर आप सब ने एक ही डिश ऑर्डर किया है तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा रिस्क है इसमें, क्योंकि जापानीज रेस्टोरेंट में आपको क्या मिलेगा, टेस्ट कैसा होगा, वो आपको नहीं पता, और आप सारा कंसंट्रेशन आपका एक या दो डिश पे ही है। उसी तरह ये चीज पोर्टफोलियो में भी होता है। पोर्टफोलियो को डाइवर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन एक ही स्टॉक या फिर एक ही एसेट क्लास पे है। इससे क्या हो सकता है कि मान लीजिए फ्यूचर में खुदा ना करे इस एसेट क्लास की वैल्यू गिर गई या फिर सम कंपनीज गो बैंकरप्ट, राइट? तो इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो पोर्टफोलियो हो, काफी ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड्स का बेसिक फंडा क्या है कि भैया हम जो है अपने पैसे म्यूचुअल फंड वालों को दे रहे हैं कि भैया आप एसेट क्लास में लगा दो, आप इक्विटी में लगा दो हमारी तरफ से, ठीक है? हमारा ये काम नहीं है कि कौन से शेयर में लगाना है या फिर कौन से एसेट क्लास में लगाना है, ठीक है? तो अब हम हर फंड के अंदर जाके तो ये चेंज नहीं कर सकते कि नहीं, रिलायंस बहुत ज्यादा हो गया, आप इसको थोड़ा कम कीजिए और इन्फोसिस में लगा दीजिए या फिर कुछ और। लेकिन हम क्या करते हैं कि अलग अलग फंड्स को में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? अब अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होता है कि ओवरऑल आपका ओवरलैपिंग रेशियो कम हो जाता है। अब आप पूछोगे ओवरलैपिंग रेशियो? एग्जांपल के तौर पर आप दो फंड्स को अपने सामने इमेजिन कीजिए। एक फंड ने 10% एचयूएल में पैसा लगाया हुआ है और दूसरे फंड ने 6% एचयूएल में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है? अब इसका ओवरलैपिंग परसेंटेज कितना हुआ? 6%। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ओवरलैपिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करें। क्या हम हर एक फंड्स के अलग अलग शेयर्स को लिस्ट डाउन करें, देखें कितना परसेंटेज है, फिर अलग शेयर को निकाले, उसका एक एक इंडिविजुअल शेयर का कितना परसेंटेज है, और फिर कैलकुलेटर लेके बैठे और फिर उसका ओवरलैपिंग परसेंटेज निकाले? नहीं, इतना काम डिजिटल दुनिया में नहीं करने की जरूरत है। इस काम को आसान करने के लिए मैंने एक वेबसाइट ढूंढ निकाला है जो है thefundoo.com, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इसमें अलग अलग टूल्स है। अब एक टूल्स है इसमें जो है पोर्टफोलियो ओवरलैप कैलकुलेट करता है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, दो स्कीम्स है। जो पहला म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस ब्लू चिप ग्रोथ और दूसरा है मेरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर रेगुलर फंड, ठीक है? तो हमने ये चेक करना है कि इन दोनों का ओवरलैपिंग परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पे हम आ गए, तो ये देखिए यहाँ पे ये दिया है कि पोर्टफोलियो ओवरलैप जो है वो 21% आ रहा है। मैंने पढ़ा था कि जनरली ये 50-60% जितना नहीं होना चाहिए, ये जितना से जितना कम हो उतना आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है। आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स को कितना वेटेज मिला हुआ है, ताकि मान लीजिए आपको खुद अलग से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि इन स्टॉक्स पे आप ज्यादा पैसा नहीं लगाए, क्योंकि वो भी तो एक आपका पोर्टफोलियो में ही आ रहा है ना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2019 के डेटा के हिसाब से एक इंसान के पास एवरेज 20 म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है? जो कि काफी ज्यादा है। इतने ज्यादा फंड्स में आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 5 से 6, 4 से 6 इतने म्यूचुअल फंड बहुत है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और पता नहीं क्यों बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है थोड़ा सा ब्रोकरेज अमाउंट पे कर देते हैं यार, क्या फर्क पड़ रहा है, वो अपना ध्यान रख रहा है ना सब कुछ। लेकिन ये थोड़ा सा परसेंटेज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है इन अ लॉन्ग टर्म। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, और शायद आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाए इस चीज से। तो हम आ गए हैं वापस से अपने ग्रो ऐप पर, और ये एक्सेल ब्लू चिप फंड ग्रोथ खुला हुआ है, जो जिसमें आपको यू हैव टू पे ब्रोकरेज, राइट। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे नीचे एक्सपेंस रेशियो है। इस सेक्शन में अगर हम गए तो हमें दिख रहा है एक्सपेंस रेशियो 1.7% है, ठीक है। अब हम रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में जाते हैं। डायरेक्ट प्लान में आपको कोई सा भी ब्रोकरेज नहीं पे करना होता है। तो हम डायरेक्ट प्लान में चले गए, ठीक है। तो ये रहा डायरेक्ट प्लान, और डायरेक्ट प्लान में हमने देखा कि एक्सपेंस रेशियो 0.43% है। तो आपको लग रहा है क्या हो गया यार, 1.7 माइनस 0.4, 1.3%। 1.3% में क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, आइए बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हम इधर एक SIP कैलकुलेटर पे आ गए। आप अपना कोई सा भी SIP कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आप नेट पे सर्च मारिए, आपके पास आ जाएगा। ये SIP कैलकुलेटर मैंने बनाया है, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है। तो SIP कैलकुलेटर ये रहा, और फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं कि आप मंथली 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, 10,000 रुपीज, ठीक है। और आपने नंबर ऑफ ईयर्स स्पैन चूज किया हुआ है 30 ईयर्स, और रिटर्न्स हम 15% मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न दे रहा है, एक्सपेक्टेड अमाउंट आ रहा है आपका 7 करोड़ अराउंड, ठीक है। और यही चीज मुझे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था इन व्हेन आई एम नॉट टेकिंग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, 1.3% मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था एक्सेल ब्लू चिप में। तो एक काम करते हैं, 1.3 इसमें से माइनस कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 13.7। 13.7। अब आपको डिफरेंस दिखा, 5.19 करोड़ हो गया। कहां से? 7 करोड़ से। 7 करोड़ से 5.19 करोड़, ये जो बीच का है ना, ये सब आपका खा लिया गया किसी और ने, जिसने कुछ नहीं अपना रोल प्ले नहीं किया, ठीक है जी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और आपको इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और आपको बिल्कुल अपने सारे फंड्स डायरेक्ट में स्विच करा लेना चाहिए। और ये करना बहुत ज्यादा आसान है। आप ग्रो पे जाके आराम से अपने सारे फंड्स को स्विच करवा सकते हैं रेगुलर से डायरेक्ट में। ई रेशियो ये गजब का इंडिकेटर है जो आपकी मदद कर सकता है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल गया है कुछ सालों में, तो आप थोड़ी देर के लिए आधे एक साल के लिए आप एग्जिट कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड से, और वो म्यूचुअल फंड्स के सारे पैसे आप डेट फंड्स में लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये निफ्टी पीई रेशियो का कैसे पता चलेगा, क्या होता है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। निफ्टी पीई रेशियो, कोई भी चीज, पीई रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है वो उसके प्राइस से कभी मैटर नहीं करती। मतलब सिर्फ प्राइस से मैटर नहीं करती, वो मैटर करती है उसके पीई रेशियो पे। पीई रेशियो बेसिकली इज द रेशियो ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स, राइट। तो पीई रेशियो जब ज्यादा होता है, इसका मतलब कोई माल जो है वो महंगा हो चुका है, और पीई रेशियो जब कम होता है, इसका मतलब वो माल सस्ता हो चुका है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे निफ्टी 50 का जो काफी हद तक हमारे जीडीपी, हमारे ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, उसका भी पीई रेशियो आता है। उस पीई रेशियो को आप जज करके ये बता सकते हैं कि अभी मार्केट महंगा चल रहा है, गर्म चल रहा है, या फिर ठंडा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब मार्केट का पीई रेशियो बहुत ज्यादा हो जाए, तो जैसा मैंने कहा, आप उस म्यूचुअल फंड्स के सारे पैसे निकाल के या फिर कुछ पैसे निकाल के आप डेट फंड्स में रख सकते हैं 1-2 साल तक, ताकि मार्केट एक बार नीचे जाए और फिर आप वापस से लगाना शुरू करें और फिर से आपको बूम मिले। तो ये तो बीच में जो गिरावट आई, उसको आपको सहना नहीं पड़ेगा, और आपको इससे लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वापस अपने साइट पर जाते हैं। निफ्टी पीई रेशियो के बारे में मैंने आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, निफ्टी पीई रेशियो। तो हाँ, ये मैंने ढूंढ रहा था, देखिए निफ्टी पी रेशियो। अब ये कैसे डिसाइड करें कि कितना निफ्टी पी रेशियो महंगा है या फिर सस्ता है? हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से एनालिस्ट ये कहते हैं कि जब निफ्टी पीई का रेंज 25 to 30, आप देख सकते हैं 25 to 30 होता है, तो वेरी एक्सपेंसिव होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी निफ्टी का पीई रेशियो कितना चल रहा है, और आप सही में यू विल बी इंटरेस्टेड इन इट। तो अब आपने ये देखा कि निफ्टी पीई रेशियो जब 25 से 30 होता है वेरी एक्सपेंसिव, 20 to 25 होता है तो एक्सपेंसिव, 15 to 20 होता है तो एवरेज,
12 to 15 होता है तो इनएक्सपेंसिव, और बिलो 12 तो एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव। और वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आप साथ में पढ़ सकते हैं। आइए अब जाते हैं निफ्टी पीई के रेशियो को चेक कैसे करें। तो ये ट्रेंड लाइन है, तो इस पे आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं। मैं ये सबके साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इसको आराम से यूज कर पाए और भरपूर फायदा उठा पाए। ठीक है, तो निफ्टी पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इधर हम आ चुके हैं। आप ये देख रहे हैं निफ्टी पी रेशियो कितना है, 29.35। और अगर आपको याद होगा, ये अभी का निफ्टी पी रेशियो, आपको याद होगा निफ्टी पी रेशियो जब 25 से 30 होता है तो हम मानते हैं व्हाट शुड बी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट्स रेयर इवेंट एंड स्क्रीमिंग सेल। भाई सेल करो, ये बिल्कुल अभी अच्छा नहीं है। तो ये डेफिनेटली एक इंडिकेशन है कि आपको अपने म्यूचुअल फंड्स से पैसे हटा के डेट फंड्स या फिर बैंक में रख लेना चाहिए, जो मैं खुद अभी करने वाला हूँ। एज इन माइंड, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है कुछ चेंजेस आपको अपने पोर्टफोलियो में करना पड़ेगा, अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में करना पड़ेगा। और वो क्या, देखिए गोल्डन रूल ये कहती है कि आपका एज को आप 100 से माइनस कर दीजिए और जितना भी बचा उतना एक्सपोजर आप इक्विटी में ले सकते हैं। रेस्ट यू हैव टू टेक इन डेट फंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी एज 19 है, तो इस हिसाब से 100 माइनस 19, इसका मतलब अराउंड 80% एक्सपोजर मुझे इक्विटी में होना चाहिए और रेस्ट 20% मेरा डेट में होना चाहिए। ठीक है, और ये परसेंटेज कोई थंब रूल नहीं है ना। आप अपने एग्रेशन के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं तो हो सकता है मैं अपना इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा दूं, जो मैंने किया। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे महंगाई भी तो बढ़ेगी। तो इसीलिए एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि धीरे धीरे आप अपना म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे आप कुछ परसेंटेज से बढ़ाते जाइए, क्योंकि महंगाई के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी, तो उस इनकम का उतना ही परसेंटेज आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी होना चाहिए। तो ये बहुत है ना छोटी छोटी बात है जो सारे इन्वेस्टर्स ज़्यादा माइंड नहीं करते, वो अपना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स में इंक्रीमेंट दे सकता है इन अ लॉन्ग रन। व्हेन द मार्केट क्रैश, बहुत सारे लोग अपना सारा SIP म्यूचुअल फंड ना सब बंद कर देते हैं जब मार्केट क्रैश हो, और इससे होता क्या है, जो बेसिक एसेंस है म्यूचुअल फंड SIP प्लान का वो खो जाता है। SIP लोग इसलिए करते हैं या फिर इसलिए करना चाहिए ताकि आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट को हर एक लाइन पे हर पूरे ग्राफ पे स्प्रेड कर पाए। भले ही मार्केट ऊपर है आप तब भी इन्वेस्ट करते हैं, भले ही मार्केट नीचे है आप तब भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर जब मार्केट नीचे गया, जब मार्केट क्रैश किया और आपने पैसे नहीं लगाए तो होगा क्या, ये पैसे जो उठने चाहिए थे, है ना, जो ज्यादा रिटर्न मिल सकते थे इन सारे पैसों पर, वो आप खो जाएंगे। तो आपका रिटर्न काफी ज्यादा कम हो जाएगा अगर आपने कुछ ऐसा हरकतें की। ठीक है, बल्कि एनालिस्ट तो ये मानते हैं कि जब मार्केट क्रैश होता है तो पैसे और ज्यादा लगाने चाहिए ताकि इस पे जो ग्रोथ मिले वो इतना ज्यादा हो कि आपके सारे लॉस को भी कवर कर जाए और लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न भी दे। और मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, इक्विटी इनफ्लोज क्रैश 95% इन जून। SIP फ्लोज डिप फॉर 3rd month। 3 मंथ हो गए हैं, SIP फ्लो हर बार कम ही होते जा रहा है। तो जिन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है, हेड्स ऑफ टू देम, दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ SIP। और जिन्होंने बंद कर दिया है उन्हें ये बात समझना चाहिए। ठीक, सेक्शन पे आ गए हैं एंड एज प्रॉमिस्ड मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कौन से फंड्स में लिया हुआ है, ठीक है, इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हम ग्रो ऐप पे आ जाते हैं। ग्रो पे आ गए हैं। डैशबोर्ड पे देखिए तो आप इधर देख सकते हैं मैंने किस किस फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दे आर फ्रैंकलिन इक्विटी फंड, और देख सकते हैं आप सारे डायरेक्ट है। पहले मेरे सारे रेगुलर थे, ठीक है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मैंने इस नवंबर 2019 से चालू किया था और अभी तक इन्वेस्ट कर रहा है। और सारे पहले रेगुलर थे और मैंने 2 महीने पहले ही सारे सबको डायरेक्ट में करवाया। और ये ऑब्वियस है ना, जब मैं कोई बात कह रहा हूँ आपसे और वो मैंने खुद इम्प्लीमेंट नहीं किया हो तो उस बात की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये रहा, एक फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी है, कोटक इक्विटी है और एक्सिस ब्लू चिप है, UTI इंडेक्स फंड है, निफ्टी इंडेक्स फंड है और SBI स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, फॉर टुडे गाइस। और अगर आपको जो भी मैंने कंटेंट डिलीवर किया, इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू अप्रिशिएट इट, डू सब्सक्राइब द चैनल and give it a thumbs up. Yeah, that's it. Thank you.